एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर, ठीक है, जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं प्लस क्वेश्चंस जो जो बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। डेविएशंस, क्योंकि डेविएशंस तो फिज़िक्स में होती हैं, विदाउट डेविएशन फ़िज़िक्स नहीं होती। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं। और मैं बता दूं, मैंने अपनी वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से जो है ना वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। भले ही आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट हाँ, जितना भी पढ़ो बिल्कुल क्लियर करके पढ़ो। ठीक है, तो आई होप मैंने जितनी भी प्रिपरेशन की है आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक भी ज़रूर करना। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो पढ़ते हैं। देखो, आई नो सभी को पता होगा कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बट हाँ, 12th में आओगे तो इसका पढ़ना ज़रूरी है। बट आपको लिखने का मेथड भी पता होना चाहिए कि अगर मान लो आपके ये 3 मार्क्स में आ गया व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन इट, तो आप 2 मार्क्स में तो 1 मार्क नंबर का तो लिख के नहीं आओगे, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इतना लिखोगे तो वो एक भी नहीं देगा आपको। ठीक है, तो आपको लिखने का मेथड पता होना चाहिए। और बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, ठीक है, अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स के कि सेम रहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? करंट को इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि कितने टाइम में, एक छोटे से टाइम इंटरवल में कितना चार्ज जो हमारा कितना चार्ज जो हमारा फ्लो हुआ, बस उसी को क्या बोलते हैं हम? करंट। ठीक है, कि एक छोटे से टाइम में, ठीक है, हमारा कितना चार्ज फ्लो होता है, उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड करंट। कितनी इजी लैंग्वेज में लिखा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आपको तो याद भी हो गया होगा बोलते बोलते, क्योंकि यही डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या है, ये इसके ऐसा यूनिट एम्पियर है। ठीक है, एम्पियर है, और ए से डिनोट किया जाता है, जैसे करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल आई स्मॉल आई दोनों आई से हम क्या करते हैं, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे एम्पियर को, जो इसके ऐसा यूनिट है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बल्ब कितने का है, तो 15 एम्पियर है, 5 एम्पियर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो हम लोग ने एक सेटअप पढ़ा था, मतलब कि सेटअप देखा था, ये हो गया हमारा बल्ब। ठीक है, ये है, ठीक है, ये, और ये लगी है यहाँ पे बैटरी। तो इधर ज़्यादा हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वायर में, वो किधर की तरफ फ्लो करेंगे? जिधर हाई पोटेंशियल होगा उधर ही की तरफ तो फ्लो करेंगे, उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। कि देखो, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसके अपोजिट ही करंट हमारा फ्लो करता है। ठीक है, हमेशा। ठीक है, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रही है, हाई पोटेंशियल इधर है, ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इधर डायरेक्शन में जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इधर होगा, मतलब ये चार्ज जो है वो इधर फ्लो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला कहलाता है, जहाँ पे हमारा हाई पोटेंशियल होता है। ठीक है, मान लो एक कॉपर वायर है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन है ढेर सारे। ठीक है, और ये लगा दी हमने बैटरी, तो इधर ये इधर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो क्या करेंगे? सर ये सेटअप उल्टा बना, ये यहाँ चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस डायरेक्शन से लेके इधर से लेके इस तरफ फ्लो करेंगे, इस तरफ फ्लो करेंगे, इधर फ्लो करेंगे, तभी हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। यानी इसका मतलब ये है
कि हमें ये पता चला कि देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, वही करंट उल्टी डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, if the next charge that flows through a cross section is negative, ठीक है, अगर निगेटिव क्रॉस सेक्शन की तरफ से चार्ज फ्लो हो रहा है, it impels a current in backward direction। ठीक है, तो किस तरह से, ऐसा तो नहीं है कि देखो ऐसा नहीं है, रुक जाओ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक सेकेंड, थोड़ी सी स्क्रीन पॉजिंग हो रही है बस, देखो। ठीक है, अगर देखो ये हमारे पास कॉपर वायर है, ठीक है, मैंने बड़ा इसको जूम कर दिया, ये हमारे पास ये है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आपने जो प्लस की टर्मिनल्स की तरफ से क्या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट होता है हाई से लो से। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही आएँ। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ है, कुछ निगेटिव की तरफ भी जाते हैं, कुछ जो निगेटिव की तरफ जाते हैं वो कैसा करंट लगाते हैं, दैट वो बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट को करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड में नहीं करते, फॉरवर्ड में कब करेंगे, जब वो कैसे जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो निगेटिव है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ये था हमारा करंट, जिसका हमने सेटअप के थ्रू भी समझा। अगर इसमें भी कोई क्वेरी बचती है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेशन में। ठीक है, और कमेंट सेशन में मुझे बताना इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ में आया है या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो नाउ हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किस में पढ़ेंगे, कंडक्टर में कैसे फ्लो होता है, ठीक है, किस तरफ जाता है और किस तरफ से आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कंडक्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब यहीं पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो सबसे पहले कंडक्टर्स के ऊपर पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कंडक्टर कहते किसे हैं। ठीक है, तो कंडक्टर मतलब किसे कहते हैं, व्हाट यू मीन बाय कंडक्टर। आई होप सभी को पता होगा, 12th में आ गए हो, बट फिर भी मटेरियल्स देखो, ज़्यादा अच्छा लिखोगे ना तो इम्प्रेसिव लिखोगे तो एग्जामिनर ऐसे ही खुश होकर मार्क्स देगा, उसे लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है। अगर आप ऐसी 2-3 लाइन लिख के सिंपल से छोड़ दोगे तो वो यही सोचेगा कि बस ऐसे ही है, रटा है, लिखा है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे इम्प्रेसिव वे में लिखना। ठीक है, मटेरियल्स विच अलाउ करंट टू पास, हमें तो ये सबको पता है कि कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हमें ये पता है। अगर हम बोले तो 2 मार्क्स में लिखने को आ जाए व्हाट यू मीन बाय कंडक्टर्स, तो हम ये लिखेंगे तो हमें हाफ भी नहीं देगा एग्जाम। ठीक है, एग्जामिनर जो भी कॉपी चेकिंग करे, अगर हम इसको उसी वे को, ठीक है, उसी बात को थोड़ा सा अच्छे से स्टाइल में लिखेंगे तो वो उसके ऊपर भी इम्प्रेशन पड़ेगा और अपने को भी क्या हो रहेगा, मार्क्स मिलेंगे। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए। ठीक है, तो मटेरियल्स विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम ईजिली, the charge carries inside metallic conductors are free electrons. When an electric field is applied, the free electrons experience a force and an electric current is set up inside the conductor. इसमें क्या बोल रहे हैं, मटेरियल विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, तो मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्यों अलाउ कर देते हैं, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं। मान लो ये वायर है हमारे पास, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसमें चार्जेस का फ्लो कराएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। जब चार्जेस का फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो वहाँ पे वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा। पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ना, कुछ था, और जब उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास ऑन करवाया तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उन्होंने एक चार्ज को एक्सपीरियंस किया, एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हमने उसमें फ्लो कराई करंट इलेक्ट्रिसिटी तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बनेगी। तो जो उसमें जब ये हो जाता है ना तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं,
वो क्या कर लेते हैं, सेटअप इनसाइड दी कंडक्टर, सेटअप कर लेते हैं इनसाइड दी कंडक्टर के। ठीक है, देखो इतनी ईजी लैंग्वेज में मैंने लाइंस बता दी कि देखो कंडक्टर होता है कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ ये लिख दो कि विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम ईजिली, तो एग्जामिनर को पता है कि हाँ ये बच्चे ने सिर्फ पढ़ा है। बट अगर आप ये लिख दो द चार्ज कैरीज इनसाइड, उसमें क्यों ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो ठीक है, तो उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको भी अच्छा नॉलेज होगा। ठीक है, तो अब देखो चार्ज की एक कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती कि वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, उसकी कोई सी भी डायरेक्शन, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किधर भी वो जा सकता है, वेरी करता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, फिर देखो मेटल्स में जो कंडक्टिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दो टर्मिनल्स बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। देखो सेमी कंडक्टर, ठीक है, ये आपने नहीं, अगर आपने पढ़ा है सेमी कंडक्टर तो आप सबसे पहले मेरी फर्स्ट वाली केमिस्ट्री जो इस चैप्टर की जो केमिस्ट्री है, ठीक है, मैंने उसमें सेमी कंडक्टर के पार्ट्स को और उसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया। तो सबसे पहले आप मेरी वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद कंडक्टर्स पे आओ, क्योंकि अब आप अगर अपने सारे डाउट्स क्लियर करते चलोगे ना, तो आपको बाद में कोई भी मतलब कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एनसीईआरटी से 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। ठीक है, तो मेटल्स में किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रोलिटिक्स में पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल्स बनते हैं, सेमी कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर होता है। ठीक है, ये बात थी, हमने क्या पढ़ा है, कंडक्टर पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया कि किसकी वजह से क्या होता है ना। अगर हम देखें इनसाइड अ कंडक्टर, अभी हमने पढ़ा था कि जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होता है तो वो सेटअप बना लेता है अपना इनसाइड द कंडक्टर। अब इनसाइड द कंडक्टर को हम डिटेल में थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, देखो अब हम देखेंगे कि इनसाइड द कंडक्टर, अभी हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ होता है। अब हम देखेंगे अगर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो तो हम कैसे, मतलब उसके अंदर क्या वर्किंग होगी, और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी या नहीं, या फिर ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आयंस का मूवमेंट होगा या नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अभी हम इस पैरा को पढ़ने के बाद बिल्कुल न्यू सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ सॉरी just wait a minute, हाँ, in the absence of electric field the free electrons move to the thermal energy. During this thermal motion the electrons collide with each other and fix opposite ions. ठीक है, तो इस पॉजिटिव आयंस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होती है तो ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव तो करते हैं, किसकी एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से वो मूव करते हैं, बट वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो वो ऐसे रैंडमली मूव करेंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई आपस में कोलाइड हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके अब जब उनको अंदर करंट फ्लो होगा तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे। ठीक है, बस यही एक इसका डिफरेंस है। ठीक है, after collision with a positive ion the electron energy with the same speed as before, however the direction of the velocity will be completed randomly, thus on average direction will be equal to the number of electrons moving in the opposite direction, so there will be no net electric current in the conductor in the absence of electric field. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं है कंडक्टर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करेंगे। ठीक है, इसमें मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट भी पास आउट नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो रहा है इसमें, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव तो करेंगे बट क्या करेंगे, उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी कि वो किस तरफ मूव करेंगे, किस तरफ नहीं मूव करेंगे, ऐसे वो मूव करेंगे, आपस में लड़ भी जाएंगे, कोलाइड भी हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही होता है कि अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी
ठीक है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स का तो मूवमेंट होगा, बट उसमें क्या एक डिफरेंस होगा, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है। अब नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ ए कंडक्टर, the free electron experience a force in a direction opposite to that of electric field and hence start moving in, and therefore a net electric current is set up in the direction of electric field flow of positive charge. This electric current will remain as long as electric field is applied, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट हो रही है इन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स, क्या एक्सपीरियंस करेंगे, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन दी डायरेक्शन अपोजिट ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अगर जा रही है तो किस तरह मूव करेंगे, वो इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। बस यही, और इनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाएगा जिसकी वजह से ये आपस में कोलाइड नहीं होंगे और एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे, और जिसकी वजह से क्या करंट इजीली फ़्लो करता रहेगा कंडक्टर के अंदर भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी वहाँ पे, ठीक है। तो बस एक यही डिफरेंस होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का और अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। ये कोई न्यू थिंग नहीं है, हमने इसके बारे में पिछली मतलब कि अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था। हम ये 4 ईयर से पढ़ते आ रहे हैं ओम्स लॉ, बट हाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी नहीं आता होगा बिल्कुल भी एक भी वर्ड नहीं आता होगा ओम्स लॉ का, बट कोई नहीं। I hope after watching this video your Ohm's law will be concept, जो भी कॉन्सेप्ट है इसका वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना कि हाँ मुझे नहीं आता था, बट हाँ अब आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। तो ओम्स लॉ, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप सभी जानते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में ही पूछा गया है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। ये जैसे अभी गॉस लॉ इम्पॉर्टेंट था, गॉस लॉ थ्योरम इम्पॉर्टेंट थी, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, मतलब टेम्परेचर है, ये सारी कांस्टेंट फिजिकल टेम्परेचर, ठीक है, conditions, the current through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, ओम्स लॉ स्टेट है कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस अगर हैं, ठीक है, मगर टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट है, बाकी चीज़ें जो हैं जो भी फिज़िकल में आती हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो क्या होगा, जो करंट फ्लो हो रहा होगा कंडक्टर का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एट दी कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस जस्ट लाइक टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर फिजिकल कंडीशंस, ठीक है। कलर, स्टेट, ठीक है, ये सारी, ठीक है, मतलब फिजिकल कैसे स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, ये सारी कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस अगर गिवन हैं तो क्या होगा, तो जब हम एक कंडक्टर से करंट पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब जितना ज़्यादा हम करंट पास कराएंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर करंट कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, ठीक है। अब हम जो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो साइन हमें पता ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कैसे लगता है, ठीक है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, ठीक है, जिससे यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आता है, उसको क्या बोलते हैं, आर, यानी रेजिस्टेंस। तो यहीं से आविष्कार होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो आई होप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आर इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंट, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और इसकी SI यूनिट होती है ओम, ठीक
ठीक है, ऐसे हम करके, जैसे हमें गिवन है 5 रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 5 ओम्स, ठीक है, ऐसे करके हम लिखते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। कैसे आता है, कैसे ड्राइव होता है, ये भी हमें पता चल गया। आर क्या होता है यहाँ पे, तो किसी भी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है कन्फ्यूज़ होने की। और देखो इसका ये है एक फार्मूला ओम्स लॉ का, ठीक है। ये देखो न्यूमेरिकल्स तो ओम्स लॉ पे 101% गारंटी के साथ आते ही हैं। तो अगर हमें फार्मूला पता होगा, डेविएशन पता होगी, 2 लाइन की डेविएशन है, ये भी कोई डेविएशन होती है, ठीक है। ऐसे ये पता होगी, मान लो इसकी वैल्यू हमें पूछना, पोटेंशियल डिफरेंस की पता नहीं है, और रेजिस्टेंस और करंट दिए तो हम आसानी से बता सकते हैं ना। 2 की अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की दिए, करंट की बतानी हो, तो हम इस फॉर्मूले से आराम से बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आर इज़ डिपेंड ऑन बोथ मटेरियल एंड डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो आर किस पे डिपेंड करता है कि उस चीज़ का जिस चीज़ कि मटेरियल कैसा है और उसकी डायमेंशंस कैसी हैं, कंडक्टर का किस मटेरियल से कंडक्टर हमारा बना हुआ है और उसकी डायमेंशन कितनी है, ठीक है। तो देखो उसी की बेसिस पे हमारा रेजिस्टिविटी जो होता है वो भी फाइंड आउट होके आता है, ठीक है। जैसे कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब लेंथ ज़्यादा होगी किसी कंडक्टर की, ठीक है। तो लेंथ ज़्यादा है मतलब ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा करंट को फ्लो होने में। अगर लेंथ छोटी होगी तो करंट क्या हो जाएगा, आराम से फ्लो आउट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दैट इज़ आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। अब जब ये वाला एल को हम क्या लिख सकते हैं, देखो, ठीक है, ये हमें एक पॉइंट मिला कि आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल, एल मतलब लेंथ, ठीक है। अब आर इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एरिया कम होगा, ठीक है, और एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं एल अपॉन ए, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे। अब ये जो कांस्टेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा रो, ठीक है। रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में भी अप्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आई मैंने करंट को शो किया है, ठीक है, आप बड़ी आई से भी कर सकते हो, ओके। नाउ ओम्स लॉ पढ़ा हमने, हमें अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या था कि कोई भी एट कांस्टेंट फिजिकल, ठीक है, फिजिकल मटेरियल पे, जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड्स, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये था हमारा ओम्स लॉ। उसका हमने एक फार्मूला पढ़ा था, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I and V इक्वल्स टू I इंटू R, दैट इज़ R इज़ रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी क्या होता है, इज़ डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया टेकन नॉर्मल टू द करंट, ठीक है। मतलब कि ये मान लो हमारा कंडक्टर है, अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मान लो हमारा कंडक्टर, रुक जो इसको मैं थोड़ी नीचे साइड में बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मान लो हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। तो इज़ डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट, इसका कोई एरिया होगा, ठीक है, ये इसका एरिया। बट अगर हमसे पूछे कि पर यूनिट एरिया में करंट डेंसिटी फाइंड करना, तो मान लो इस एरिया में पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो चीज़ फाइंड करनी हो, तब हम यूज़ करते हैं करंट डेंसिटी का, ठीक है। मतलब कि ये एरिया तो है इसका, ठीक है, बट हमें पूछा जाए पर यूनिट एरिया, मतलब ये एरिया की एक यूनिट हो गई, एक इस यूनिट का बताओ कि करंट कितना फ्लो हो रहा है इस यूनिट में, ठीक है। जैसे ये बहुत सारी यूनिट से बन के मतलब मिल के बना हुआ है, ठीक है। तो हमें बस एक यूनिट का बताना है, मान लो इस यूनिट का बताना है कि हमें इस यूनिट में एरिया की इस यूनिट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। बस इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, करंट डेंसिटी का यूज़ करते हैं। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, ठीक है। मतलब एरिया तो है पर उसकी
पर यूनिट एरिया की वो बात कर रहा है, ठीक है। इज़ द, ठीक है, करंट डेंसिटी को फिर से पढ़ते हैं। इज़ डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया टेकन नॉर्मल टू दी करंट, ठीक है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एम्पियर क्यों, एम्पियर किसके ऐसा यूनिट होती है, करंट की, और मीटर स्क्वायर एरिया की, दैट इज़ एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसका क्या होता है, जे, करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जे से, ठीक है, जे से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला अभी हमने देखो डिफिनेशन पढ़ते, करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज़ द फॉर्मूला, बस सिंपल, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर अबाउट द करंट डेंसिटी। इफ़ यू किसी को भी डाउट हो तो मुझे तुरंत पूछ लेना कमेंट सेशन में, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो फिर भी मुझसे पूछ लेना कि हाँ, मुझे बताना कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो नाउ हम एक ओम्स लॉ को हम करंट डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो अब हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे फार्मूला बनेगा, जो फार्मूला हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो कंसीडर्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट किया है, ई से, in a conductor length L, then potential difference across that is V equals to E into L, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड into length, then form Ohm's law, ठीक है। तो क्या बना, Ohm's law को अब हम बनाते हैं in the terms of current density, okay, then V equals to I A upon rho L। ये पता है आपको कहाँ से आया, ये अभी जब हमने ओम्स लॉ सॉल्व किया था तब हमने उसके दोनों फार्मूलाज को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया रो इनटू एल, ठीक है, ये हमें मिला, ठीक है, जब हम, और ये हमें मिला, ठीक है, ओम्स लॉ से हमें ये मिला, ठीक है। फिर हम वी को पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, ई इंटू एल, हमने ये लिखा, फिर एल से एल कट गया तो ई वेक्टर फॉर्म में क्या आ गया, वेक्टर ऑफ ई इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ जे एंड रो, ठीक है, ये आया, ठीक है। उसके बाद हमने इस चीज़ को इन दी टर्म्स ऑफ इसका लिख दिया हमने, वेक्टर ऑफ जे इक्वल्स टू सिग्मा, दैट इज वेक्टर ऑफ ई, ठीक है। पोजीशंस को थोड़ा इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। देखो कितनी इजी सी डिफिनेशन थी ये हमारी, ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया इंटू रो इंटू एल, ठीक है। ये हमने कहाँ से निकाला था फॉर्मूला, ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, उसके बाद ओम्स लॉ में पढ़ा था हमने, फिर हमने अभी ये भी देखा था, अभी हमने ये भी कंसीडर किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होता है ई इंटू एल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। देन हमने इस चीज़ को देखो आई अपॉन ए, ये कहाँ से आ गया, अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा था करंट डेंसिटी का, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू आई अपॉन ए, ठीक है। तो आई अपॉन ए की जगह हमने क्या लिख दिया, जे लिख दिया, ठीक है। अब हमने जे लिख दिया, एल से एल कट जाएगा तो हमें ये मिलेगा, देन हम इसको इंटरचेंज करके ये लिख देंगे, तो हमारा क्या, हमें इन द टर्म्स ओम्स लॉ इन द टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी हमें मिल जाएगी, ठीक है। वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन, मतलब आपको जितनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टिविटी कम होगी, और जितनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है। दैट्स वाई दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दैट आई मेंशन इन माय स्टेटमेंट, ठीक है। सिग्मा डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड नॉट डायमेंशन, ठीक है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड था हमारा, मटेरियल एंड डायमेंशन दोनों पे डिपेंड था, बट हमारा जो कंडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड है, हमारी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड होती है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है कंडक्टर, नॉट डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट द करंट डेंसिटी, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेशन में, अगर कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अगर कुछ भी और कोई हेल्प चाहिए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके।
नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। अभी हमने करंट डेंसिटी पढ़ी थी जिसका फॉर्मूला क्या था, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए, ठीक है, और जे क्या था हमारा, करंट डेंसिटी था, इसका मतलब क्या था, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो जे इक्वल्स टू करंट अपॉन ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, फिर इधर आया आई जे इंटू ए कॉस थीटा, और फिर हम इसको इजीली ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, वेयर ज़ीरो ओ इज़ द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड नॉर्मल टू द एरिया, ठीक है, कि मतलब जिस तरफ हमारी करंट की डायरेक्शन है और जितना हमारा एरिया है, ठीक है, मान लो ये एरिया होगी और हमारी ये करंट की डायरेक्शन होगी, तो दिस एंगल, ठीक है, ये था हमारा, एंड जे इज़ डायरेक्टेड अलोंग आई, ठीक है, जे इज़ डायरेक्टेड अलोंग आई एंड ऑल्सो पैरेलल टू ई, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू दैट इज़ अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ करेंट डेंसिटी, ठीक है। मैंने जितना भी अभी तक आपको जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है, आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो हुआ ही होगा। अगर न्यूमेरिकल्स भी मैंने करा दिए बीच में, अच्छे से बता भी दिया आपको। अगर आपको कोई फिर भी कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने जितना पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो बाकी हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैं डिटेल्ड में समझाऊंगी अच्छे से, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इस वीडियो में ही ऐड कर दूँगी तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ओके। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई एडवाइस, कोई सजेशन, आपको कुछ भी देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो। कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट हो कहीं पे, तो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे हम अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ओके।